पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस से एसोसिएटेड कुछ वर्क करेंगे। एक्चुअली यहाँ से जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यहाँ के बाद हम लोगों को एम्फेसाइज करना है कुछ टॉपिक्स में। एज वी नो, अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स गिवन हो, मान लो कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड द सेकेंड पॉइंट बी हैज इट्स कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ए बी, ये 10th लेवल में हम लोगों ने पढ़ रखा था, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। आप चाहो तो लिख सकते हो x1 माइनस x2 भी, क्योंकि ये इनके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर थे। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम लोग छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी उनका डेरिवेशन भी किया करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन करने से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इन सारी चीज़ों के कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे, डेरिवेशन को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। देखिए, जैसा हम लोगों ने जाना है कि y एक्सिस से डिफरेंस को x कोऑर्डिनेट और x एक्सिस से डिफरेंस को y कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट x1 और x2 ये डिस्टेंसेज हो गए, ये डिस्टेंस y2 हो गया, ये a का डिस्टेंस हो गया x एक्सिस से y1। अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें यहाँ से a से, लेट दिस वन इज c, तो हम लोग इस डिस्टेंस को ईजिली लिख सकते हैं x2 माइनस x1, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये x2 माइनस x1 है। सिमिलरली दिस डिस्टेंस bc इज इक्वल टू y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 और ये डिस्टेंस हो गया y1, तो दोनों का डिफरेंस हो गया, और देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गॉट द रिजल्ट। सो इट्स वेरी सिंपल। अब इससे एसोसिएटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दीज आर ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप केवल इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कहोगे दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, सिंपली दीज आर द प्रोसेसेस विच आर इम्पॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझेंगे। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है, ये 2014-24 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझा जाए। ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स जिनके एलिमेंट्स हैं m और n। तो ए के जो एलिमेंट्स हो गए वो हो गए m, एंड बी में जो एलिमेंट्स हो गए वो हो गए n। फिर हम लोगों से कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो ए के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये होते हैं 2 रेज़ टू द पावर n। ऐसा समझना कोई मुश्किल नहीं है। सपोज करो कि किसी सेट ए में 1 2 3 ऐसे m एलिमेंट्स हैं, तो ईच एलिमेंट हैविंग इट्स 2 चॉइसेस, या तो वो सबसेट में होंगे या नहीं होंगे। सिमिलरली इसके भी 2 चॉइसेस, और सारे एलिमेंट जो हैं वो उन सबों के पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो वो सबसेट के मेंबर होंगे या नहीं होंगे। सो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज, एक्चुअली आप ऐसा समझो ना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट इवेंट्स जो हैं उनके नंबर ऑफ चॉइसेस, अगर नंबर ऑफ वेज अगर हम लोगों को पता है और पूरे उन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद ही हमारा अपना जॉब कंप्लीट होता है, तो उनको करने के जितने तरीके हैं उनका हम प्रोडक्ट पता करते हैं। सो 1 को अगर हम लोग डील करना चाहें तो 1 इज हैविंग 2 चॉइसेस, तो एक या तो वो सबसेट का मेंबर हो या नहीं हो, ऐसे सारे हैं। तो इनका अगर प्रोडक्ट पता करेंगे तो m टाइम्स होगा, तो 2 रेज़ टू द पावर m होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a माइनस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b इज इक्वल टू 56। अब हम लोग 56 को 2 के 2 पावर्स में ब्रेक कर लेंगे, जैसे 64 माइनस 8, 64 हो गया 2 रेज़ टू द पावर 6, और 8 हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को मालूम होता है m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 3। सो वी गॉट द p जो कि हमारे पास गिवन था m, n, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे तो 6, 3। सो क्लियरली जो मेन क्वेश्चन का जो पार्ट था वो तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग डिस्टेंस पता कर लें। अगर इस पॉइंट को Q में कहूँ तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट इनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो एक कोऑर्डिनेट इसमें 6 है, इसमें -2 है, तो 6 माइनस -2 दैट मीन्स प्लस, तो 8 64 प्लस। सिमिलरली 3 माइनस ऑफ -3
तो प्लस हो गया तो 6, तो 36 वी गॉट 10. So this is the solution of this question, and this question, the easy question, has already been asked in 2024, previous year पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने ले रखा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि let two straight lines drawn from origin intersecting this line. मान लीजिए कि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, जिसका इक्वेशन प्रोवाइडेड है हम लोगों को 3x + 4y = 12. अब हम लोगों से क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन का अगला इंफॉर्मेशन ये है कि ओरिजिन O से 2 पॉइंट खोजे गए इस पर जो P और Q है, OP और OQ. हम लोगों को 2 इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है. इसका मतलब यह OP और OQ का डिस्टेंस इक्वल होगा. अगर हम लोग लेट कर लें R तो ये R होगा. अब इसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल हमको गिवन है 90 डिग्री. अब हम लोगों से कहा यह जा रहा है कि आप L पता करो. L क्या है? OP² + OQ² + PQ². अगर हम लोग देखें तो OP² को अगर R² कह रहे हैं, OQ² को R² कह रहे हैं, PQ² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम R² + R² होगा. दैट मीन्स वी गॉट 4R². तो L का वैल्यू हो गया 4R². लेकिन हमको L नहीं मालूम करना है, इसका ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू L पता करना है. तो हमको मालूम करना है ये. तो हम लोग सबसे पहले R मालूम करेंगे. अगर हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सर्कल का होता तो सर्कल में हम लोग जानते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर इस पॉइंट का पता करना है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है, तो ये होता है R cos थीटा. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे. छोड़िए, समझिए थोड़ी देर के लिए कि आपने सर्कल नहीं पढ़ रखा है. तो जस्ट यू फील लाइक दिस. ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल अगर थीटा लिया हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली ये होगा R cos थीटा और ये वाला होगा R sin थीटा. मीन्स एक Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा R cos थीटा और R sin थीटा. अब इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें तो P का कोऑर्डिनेट होगा R cos थीटा + 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, और R sin 90 डिग्री प्लस थीटा. अब ये जो कोऑर्डिनेट होगा P के, तो इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए cos 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, तो -R sin थीटा, और y कोऑर्डिनेट में sin 90 प्लस थीटा हो गया cos थीटा, तो R cos थीटा. तो अब हम लोगों को ये 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मालूम कर लिया R और थीटा के टर्म्स में. अब हम करेंगे क्या कि R पता करने के लिए इसको सेटिस्फाई करवा देंगे इस लाइन के इक्वेशन में. तो चलिए हम लोग इसमें सेटिस्फाई करवाएं. तो एक इक्वेशन हुआ -R sin थीटा, तो -3R sin थीटा, x के बदले में -R sin थीटा, प्लस 4 टाइम्स y के बदले में R cos थीटा, एंड इट इज इक्वल टू 12. फिर से हम लोग अगर Q का कोऑर्डिनेट पुट करें जो कि है R cos थीटा R sin थीटा, देन वी गॉट 3R cos थीटा प्लस 4R sin थीटा. देखिए अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले आपको, ax + by इज इक्वल टू समथिंग, और दूसरा इक्वेशन जिसमें कि x और y के कोफिशिएंट्स बदले हुए हों और किसी एक का साइन चेंज हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ हो bx - ay इज इक्वल टू समथिंग. तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना बड़ा आसान होता है, पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री में. इसमें हम लोग दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं और उसके बाद फिर ऐड कर देते हैं. इससे 2ab दोनों का कैंसिल हो जाता है. अगर हम ऐसा नहीं करें तब भी ये मालूम किया जा सकता है यूजिंग एलिमिनेशन प्रोसेस. चलिए हम लोगों ने इसको स्क्वायर करके ऐड किया, तो -3R sin थीटा हो प्लस 4R cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 3R cos थीटा प्लस 4R sin थीटा, इसका स्क्वायर हम लोगों ने करके ऐड कर दिया. तो राइट हैंड साइड में 12 है, तो 144 प्लस 144. अब देखिए जैसा मैंने कहा था, a² मीन्स हो गया 9R² sin स्क्वायर थीटा, 9² sin स्क्वायर थीटा. यहाँ से इसका स्क्वायर हुआ 9R² cos स्क्वायर थीटा. तो हम लोग अगर इसमें से कॉमन ले लें तो 9
आर स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होने वाला है। सिमिलरली इसका बी स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर दोनों में 16 आर स्क्वायर है, तो 16 आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो पहले वाले से आया कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे वाले से आया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड इसका 2ab हो गया, 4 3 12 24 माइनस 24 आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें भी वही आया लेकिन प्लस में आया, तो दोनों कैंसल्ड आउट, तो राइट हैंड साइड में हो गया 288। अब देखिए अगर हम लोग इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हो गया 25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 288। सो क्लियरली आर स्क्वायर अब हम लोगों को मालूम है, इट इज इक्वल टू 288/25। हम लोगों को एल जो था, एल हमारे पास था 4 आर स्क्वायर के इक्वल, तो हम लोग एल फाइंड कर लें, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 टाइम्स 288/25, जो आप कैलकुलेट कर लोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1152/25। डिवाइड करने के बाद ये 46.2 होता है। अब इस 46.2 का मतलब 46.2 नहीं 46.08 या ऐसा ही कुछ होता है, सपोज कर लीजिए 46.08, देन वी वांट टू फाइंड एल, तो एल का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट मीन्स 46.08, तो हम लोगों को ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जो इससे ग्रेटर ना हो लेकिन ग्रेटेस्ट हो। मतलब कि अगर 46 और 47 नंबर लाइन पर हो तो ये पॉइंट यहाँ होगा 46.08। हम लोगों को एक ऐसा इंटीजर पता करना जो सबसे बड़ा हो लेकिन इससे ग्रेटर नहीं हो, इक्वल हो सकता है, लेकिन 46.8 इज नॉट एन इंटीजर, तो इसको नहीं लेंगे, लेकिन इससे मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो तो इट विल बी इक्वल टू 46। सो आवर आंसर इज 46। सो द चॉइस दैट इज 46 इज द B1 एंड दैट इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास जो पैटर्न है, एक्चुअली इस पैटर्न को बड़े आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन गिवन है ऐसा, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पॉइंट को पता करना है। हम लोगों को मालूम स्ट्रेट लाइन पर रहने वाले उन दोनों पॉइंट्स को करना है, उन दोनों पॉइंट्स को करना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम लोग काम करें तो कुछ इस तरह का होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी, मतलब बिना प्रॉपर जाने हुए भी बनाया जा सकता है। एक्चुअली ये लाइन कुछ इस तरह का होगा जो कि बड़ा मुश्किल नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा हम समझे रहेंगे उसके फॉर्मेट को तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लें। फॉर द टाइम बिंग समझिए कि हमको मालूम नहीं है। तो ये जो लाइन होगा इस पर आप एक बात बताओ कि कोई भी पॉइंट खोजना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है। हम लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर हम लोग कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लें y इक्वल टू एक्स, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होता है, दैट मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस से उनका डिस्टेंस इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा लाइन ले लें y इक्वल टू -x, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल होता है। ये अलग बात है कि कोऑर्डिनेट्स लेते समय x का कोऑर्डिनेट निगेटिव लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्टेंस तो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन है 3x + 4y = 15 और एक y = x को सॉल्व कर देंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट पता चलेगा। देखिए अगर हमारे पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन होता है इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए तो हम लोग कंफर्टेबली आंसर कर लेते, कुछ करना नहीं था। हमको मालूम है कि y = x जो है वो किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर हम लोग y = -x लेते तो वो भी कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करता और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता। तो हम लोग बिना सॉल्व किए भी जानते हैं कि ये आंसर होगा, बट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर हम लोग इसको और y = x को सॉल्व करें इस पॉइंट को जानने के लिए, तो y के बदले में अगर x पुट कर देते हैं तो 4x 7x, तो 7x = 15। Sorry, in this question there is 5y. Mistakenly I have written
तो 5 + 3 8x। तो अपने पास जो x का वैल्यू है वो 15/8 हुआ। दैट मीन्स इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो ये होगा 15/8, 15/8। x और y से दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर हम लोग दूसरा अगर पॉइंट ले लें y = -x से अगर इसको सॉल्व करें, 3x + 5y = 15 को y -x से x के बदले में y के बदले में अगर -x पुट कर दें तो ये हो जाएगा -2x = 15। सो वी गॉट -x कोऑर्डिनेट जो हम लोगों ने पाया वो x कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, x कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास -15/2। ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव है तो -15/2 और ये 15/2, तो लेंथ दोनों के इक्वल होंगे। कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों ने मालूम कर लिया। इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं था इतना सॉल्व करने का, हम लोग केवल अगर लाइन को ड्रॉ कर सकते तो हम लोग पता कर लेते। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए अभी तक जो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया ये सारे क्वेश्चंस जेईई के पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसकी सिंप्लिसिटी पर नहीं जाइए, इंपॉर्टेंस पर जाइए। ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो मेन पार्ट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस कई जगहों पर हमको फेस करना पड़ेगा, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, इन सारे जगहों पर। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझ करके चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। दैट मीन्स अपना सॉल्यूशन इंटीजर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। कैसा होना चाहिए? तो एट ए डिस्टेंस c यूनिट हो। कहाँ से? इस पॉइंट से। मतलब अपने पास एक पॉइंट अगर 2,3 है तो यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर हमको चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर c डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट्स कितने होंगे ये मालूम करना है, लेकिन उनका कोऑर्डिनेट ध्यान रखें इंटीजर्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पहले शुरू करते हैं एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस पर अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर इसका नाम P रखा है, इस पॉइंट का नाम Q रखा है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट के डिफरेंट डेफिनेशन से हम लोगों को पता है कि एक्चुअली एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। सो दिस इज इक्वल टू 3 और ये परपेंडिकुलर है। सो पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इससे तो कोई डिस्टेंस कम होगा नहीं, तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट मिलने वाला है, वो यहाँ पर, जिसका कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो 3,0 होगा। लेकिन P से इसका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो इसका मतलब इस पर और भी ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। लेट दिस पॉइंट R whose coordinates are x, y, वो C डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो PR होगा C डिस्टेंस या उससे कम डिस्टेंस पर है, तो PR मस्ट बी लेस देन इक्वल टू C, दैट मीन्स 3। C लेस देन इक्वल टू 3 है। तो अगर हम लोग लिखें तो PR² इज लेस देन इक्वल टू 9। अब यहीं से डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग इसको वैल्यू पता करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखिए PR² दैट मीन्स x - 3 2, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y - 3 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। लेकिन हमको मालूम है कि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट 0 अगर रख ले तो इट इज इक्वल टू 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। अब अगर ऐसा हम लोगों ने पता कर लिया तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि y - 3 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। देखिए एक छोटी सी जानकारी हमको रखनी है। अगर हमारे पास कभी इस तरह का इंफॉर्मेशन हो x इज इक्वल टू 9, तो ठीक है, x का वैल्यू होगा ±3। लेकिन अगर हमारे पास x² इज लेस देन इक्वल टू 9 हो, तो हमको मालूम है कि अगर नंबर लाइन पर यहाँ -3 यहाँ +3 लें तो इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका स्क्वायर 9 से कम होता है, और 3 - 3 पर इसका वैल्यू 9। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा इन बिटवीन दीज टू होगा, -3 और +3। लेकिन अगर मान लीजिए कि गिवन हो कि x² इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, तो इस केस में इधर के पॉइंट्स और इधर के पॉइंट्स ही उसको सेटिस्फाई करेंगे।
तो इसका मतलब x विल बी इधर लेस देन इक्वल टू 3 -3 और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हैविंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो अपना y -3 है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टाइम्स √5 एंड विल बी लेस देन प्लस टाइम्स √5। तो यहाँ से अगर हम पता करें तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 minus √5 एंड लेस देन इक्वल टू 3 plus √5। देखिए √5 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पॉइंट समथिंग तो 0 पॉइंट कुछ होगा, तो y 0 पॉइंट कुछ से अधिक होगा और इधर 2 पॉइंट कुछ मीन्स 5 पॉइंट समथिंग से इसका वैल्यू अधिक होगा। तो अगर y का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है इसके बीच में तो y का इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 और 5 हो सकता है। सो ऑन दिस एक्सिस, ऑन दिस y एक्सिस ऐसे 5 पॉइंट्स होंगे, ऐसे 5 पॉइंट्स होंगे जिनको हम लोग कह सकते हैं कि p से डिस्टेंस या तो 3 के इक्वल है या लेस देन 3 है। सो दीज पॉइंट्स आर 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स नंबर इज 5। तो टोटल नंबर हो गए 6। इनके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 1 0 2 लाइक दिस। सो these are the solutions of this question, or mind it, this pattern, I am not talking about the question, this pattern is of much importance in coordinate geometry, so आप इसको प्रिपेयर करके रखोगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसीलिए छोड़ा है, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज सिंपलर वन, पहले वाले से आसान है और इस क्वेश्चन में वही करना है जो आपने इधर देखा है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सॉल्व भी नहीं करोगे, आप कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन डालोगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस किया जाएगा अगले वीडियो में। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए अपने पास अगर कभी कोई दो वर्टिसेस गिवन हो, मान लीजिए कि कोई दो किसी ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस हमको प्रोवाइडेड हो, x1 y1 x2 y2। अगर हमसे कहा जा रहा हो कि भाई आप थर्ड वर्टेक्स खोजो जो ऐसा हो कि ए बी के साथ मिलकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता हो। तो मान लो कि ये पॉइंट P है, तो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होंगे। लेकिन हमको मालूम है कि ऐसा पॉइंट इधर भी हो सकता है Q नाम का, तो अपने पास P के बदले में 2 पॉइंट्स आएंगे, तो आंसर तो 2 होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये खास बात है, अगर आंसर्स एक से अधिक होने हैं और आप एक ही आंसर खोजो तो ऑटोमेटिकली वो आंसर्स मिल जाएंगे। इसलिए नेवर बॉदर अबाउट द नंबर ऑफ आंसर्स, जस्ट यू ट्राई टू गेट ओनली 1 आंसर। तो चलिए ये हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अगर हम इसमें यूज़ करें तो हमको PA इसका कोऑर्डिनेट सपोज करना पड़ेगा और PA PB मालूम करना होगा, AB मालूम करना होगा, इक्वेशन सॉल्व करना होगा एंड लेटर ऑन वी विल गेट द आंसर। देखो हमको पता है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 वर्टेक्स अगर इंटीग्रल वैल्यूज रखते हैं, कहने का मतलब इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके इंटीजर्स हैं, तो थर्ड भी इंटीग्रल नहीं होता है। इसका मतलब ये कि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सिंपल नहीं होगा। इसीलिए मैं जैसा कि कहता आया हूँ इंट्रोडक्शन में और आगे भी कहूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनका शॉर्टकट अच्छा लगता है, लेकिन आप सभी शॉर्टकट को अगर चाहिएगा कि कंज्यूम कर लें, उसको रिकॉल कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो सिंपल स्टेप्स में 1-2 स्टेप्स में जिनका डेरिवेशन पॉसिबल होगा उनको हम याद नहीं करेंगे, लेकिन जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा उनको कुछ मेमोरी में रखेंगे। ये उसी तरह का है, इसमें हम लोग अगर चाहें तो हमको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा मेमोराइज किया जाए, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं तो सबसे पहले गिवन जो पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम कर लीजिए, प्लस माइनस √3 टाइम्स कर लीजिए उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y1 माइनस y2। ध्यान रहे यहाँ x1 प्लस x2 है तो यहाँ y1 माइनस y2 होगा और इसको 2 से डिवाइड कर दें। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y1 और y2 का सम पता कर लें,
फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, मतलब ये कि x वाले कोऑर्डिनेट में जो प्लस वाला होगा तो y वाले में माइनस वाला लेना होगा। फिर √3 टाइम्स हम लोग इसी तरह से x1 माइनस x2 लेकर के इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे ये और ज़्यादा क्लियर हो। तो क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है। ये क्वेश्चन जो है अपने पास, इसमें गिवन है 2 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। किसी मान लीजिए कि ये पॉइंट A जिसको 0 0 कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट 2, 2 √3 है। हम लोगों को थर्ड वर्टेक्स जानना है। सपोज कीजिए कि यही वर्टेक्स पता कर रहे हैं x, y, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में AB। तो अब अगर डायरेक्ट अगर इसको हम लोग यूज करना चाहें तो A का वैल्यू कितना होगा, x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 0, फिर प्लस माइनस √3 टाइम्स y1 माइनस y2, तो x1 इसको कहा है तो इसी का y1 लेंगे, ऑर्डर मेंटेन करना है, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो b इज इक्वल टू अपने पास होगा y1 प्लस y2, चलिए इसी के नीचे लिख लेते हैं y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2, तो y1 हो गया अपने पास 2 √3, ठीक है, प्लस y2 मीन्स 0, यहाँ माइनस यहाँ प्लस √3 टाइम्स x1 माइनस x2, तो x1 इसी को लेंगे तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। सो अपने पास जो सॉल्यूशन आया वो बड़ा सिंपल आया। a का जो वैल्यू आया अपने पास वो हो गया 2 प्लस माइनस √3 इंटू 2 √3 दैट मीन्स 3 2 6 डिवाइडेड बाई 2, और b का जो वैल्यू आया वो हुआ 2 √3 माइनस प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग शुरू में अगर a, b जानना चाहें तो इसमें हमारे पास 2 आंसर आए। पहले अगर प्लस वाले को लें तो प्लस वाला 8/2 दैट मीन्स 4, फिर यहाँ ऊपर माइनस वाला करेंगे तो 0, तो एक पॉइंट तो हो गया 4,0, ये आंसर हुआ। सेकंड, अगर हम लोग निगेटिव वाला लेंगे 2 माइनस 6 मतलब -4, तो -2, इसमें नीचे प्लस वाला लेंगे तो ऐड होगा 4 √3/2 मीन्स 2 √3, तो दूसरा वाला जो आंसर हो गया ये। तो हम लोगों ने पता किया। देखिए एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैज टेकन ओनली टू जस्ट मेमोराइज दिस रिजल्ट, और मैं चाहता हूं कि इस रिजल्ट को आप अच्छे से दिमाग में रखें। सब टेक्निक हम लोग याद नहीं रखेंगे बट सम ऑफ देम विल बी श्योरली मेमोराइज्ड बाय अस। सो होपफुली आपने एंजॉय किया सेशन। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अगर चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आगे भी आप करते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।